आर्टिकल है जी हमारे पास कानून शहादत का 54। प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट टू बार ए सेकंड सूट और ट्रायल। आर्टिकल जो 54 है ये एक टर्म को भी करता है, रेस जुडिकाटा को। रेस जुडिकाटा की टर्म ये है कि जो चीज ऑलरेडी डिसाइड हो जाए, जिसका फैसला हो जाए, वही केस दोबारा नहीं सुना जाएगा। वो आगे जाएगा, अपील में जाए, रिवीजन में जाए, ऊपर जाए, नीचे दोबारा उसको उसी स्टेज पर नहीं सुना जाएगा। इसको आप पढ़ते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जजमेंट ऑर्डर और डिक्री विच बाय लॉ प्रिवेंट्स एनी कोर्ट फ्रॉम टेकिंग cognizance of a suit or holding a trial is a relevant fact when the question is whether such court ought to take cognizance of such suit or to hold such trial। वो चीज, वो केस, वो फैसला, वो ट्रायल जो ऑलरेडी सुना जा चुका हो, तो उसके मुताल्लिक अगर कोई बात आ जाए तो वो भी रेलिवेंट है। फॉर एग्जांपल, ए ने केस किया बी के खिलाफ, ये पहली स्टेज बता रहा हूँ आर्टिकल 54 से पहले। इसने केस किया बी के खिलाफ, इसके हक में डिग्री पास होगी। इस ए ने केस किया ना जब, तो बी के हक में केस ए का झूठा है, बी के हक में डिग्री पास होगी। ए ने दोबारा वही केस बी के खिलाफ फिर दायर कर दी। अब क्वेश्चन क्या आ गया, बी पहले केस की जजमेंट उठा के कोर्ट के सामने आ गया, माय लॉर्ड यही केस, यही मसला ऑलरेडी अदालत ने फैसला दे दिया। जब इस चीज का सवाल आ गया तो अदालत क्या करेगी, दूसरे केस को खारिज कर देगी। नहीं, आप उस जो पहली डिग्री हुई है उसको ऊपर लेके जाएं या उसके खिलाफ अपीलें करें, रिवीजन करें, वो करें, दोबारा आपका केस नहीं सुना जाएगा उसी ग्राउंड पर, उसी कॉज ऑफ एक्शन पर, उन्हीं दो बंदों के दरमियान। उसके बाद है आर्टिकल हमारे पास 55 है, relevancy of certain judgments in probate and jurisdiction। A final judgment, order or decree of a competent court in the exercise of probate, matrimonial, admiralty or insolvency jurisdiction which confers upon or takes away from any person any legal character or which declares any person to be entitled to any such character or to be entitled to pay any specific thing not as against any specified person but absolutely is relevant when the existence of any such legal character or title of any such person to any such things is relevant। यानी जिस लॉ के मुताल्लिक, यानी रेलिवेंसी ऑफ सर्टन जजमेंट्स इन प्रोबेट, जिस जजमेंट के बारे में प्रोब हो रहा हो, प्रोब का होता है जिस पर बातें शुरू हो रही हैं, प्रोब हो रही हो कि ये जजमेंट रेलिवेंट है नहीं है, इस जजमेंट की जुरिस्डिक्शन बनती है नहीं बनती, उसके जितने भी फैक्ट्स हैं, चाहे उसमें किसी पार्टी को कुछ देना आए या कुछ लेना आए या किसी का कोई हक डिक्लेयर हो या किसी के खिलाफ कोई हक डिक्लेयर हो, वो सारी चीजें क्या है, रेलिवेंट है। उसके बाद है हमारे पास आर्टिकल 56, relevancy and effect of judgment, order or decrees other than those mentioned in article। Judgments, order, decree other than those mentioned in article 55 are relevant if they relate to matters of a public nature relevant to the inquiry, but such judgments, order or decree are not conclusive proof of that which they state। यानी आर्टिकल 55 के मुताबिक जितनी भी चीजें दी गई हैं उसके अलावा बाकी सारी रेलिवेंट है अगर वो पब्लिक नेचर या पब्लिक इंटरेस्ट को डील करती हैं। बात करते हैं जी 57 की। Judgments other than those mentioned in article 54, 56 when relevant, judgments, orders or decrees other than those mentioned in article 54, 5 and 6 are irrelevant। वर्ड क्या यूज हुआ है, irrelevant, unless the existence of such judgments, order or decree is a fact in issue or is relevant under some other provisions of this order। यानी बात यह है वो सारी चीजें according to article 57 judgments, order or decree other than those mentioned in article 54, यानी जो 54, 55, 56 के अलावा मेंशन है वो सारी क्या है, अदर देन, इररेलिवेंट है, वो रेलिवेंट नहीं है और उनको लॉ में कबूल नहीं किया जाएगा। उसके बाद
58, sorry. Fraud or conclusion in obtaining judgment or incompetency of court may be proved. Any party to a suit or other proceeding may show that any judgment, order, or decree which is relevant under Article 54, 55, or 6 and which has been proved by the adverse party was delivered by a court not competent to deliver it or was obtained by fraud or collusion. यानी बात ये करता है आर्टिकल 58 में कि जो जजमेंट 58, 54, 55, 57 के तहत या किसी फ्रॉड के तहत या उस अदालत ने कोई फैसला दिया हो जिसको वो फैसला देने की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है या जो कंपिटेंट ही नहीं है वो फैसला डिलीवर करने की, तो वो भी क्या है, रेलिवेंट है। यहाँ पे हमने जितने भी मामला पढ़ने हैं वो रेलिवेंट। फॉर एग्जांपल ए ने केस किया बी के खिलाफ, उस अदालत के पास अख्तियार ही नहीं था, वो जब दोबारा उसको सुना जाएगा कि ये तो इसके बाद अख्तियार ही नहीं था, मतलब वो पॉइंट क्या है, रेलिवेंट है उस केस को ख़त्म करने के लिए, उस केस के खिलाफ फैसला लेने के लिए कि ये जजमेंट ही धोखे से पास हुई है, ये इस जज के पास तो अख्तियार ही नहीं था ये केस सुनने का। अब बात करते हैं जी, हमारा एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन की ओपिनियन कैसे है? अली वर्सेस जैद, इनका आपस में मसला कोई बन गया, लड़ाई होगी या जमीन का तनाजा, कुछ भी तनाजा, इनके अलावा जो किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन होगी, किसी डॉक्टर की हो सकती है, उसके अलावा किसी फिंगर एक्सपर्ट की हो सकती है, उसके अलावा आईटी एक्सपर्ट की हो सकती है, उसके अलावा किसी फ्रांसिक वाले की हो सकती है। इन सब की जो ओपिनियन होगी वो थर्ड ओपिनियन होगी। अब पढ़ते हैं इसको, थर्ड ओपिनियन को, ये थोड़ा सा ओवरव्यू था, अकॉर्डिंग टू लॉ पढ़ते हैं। फिर आर्टिकल है हमारे पास ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन 59। आपने चीज़ों को तैयार पता है कैसे करना होता है। अब ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 59 से। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 18 से। उसके बाद जो प्रिविलेजेस हैं जिनको कंपेल नहीं किया जा सकता एविडेंस से, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 4 से 14। एडमिशन कहाँ से स्टार्ट होता है? 30 से 37। कन्फेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? 37 से ऑनवर्ड 43 तक। क्रॉस कौन सा? 44 है। इसी तरह ऑनवर्ड डाइंग डिक्लेरेशन कहाँ पे पड़ी हुई है? वो आर्टिकल 46 में पड़ी हुई है। तो जब इस तरह चीज़ें तैयार करेंगे तो आपको पता हो। अब 54 क्या है? रेस्ट जुडिकाटा, कानून शहादत का। इसके ऑनवर्ड 59 क्या है? थर्ड ओपिनियन, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन। तो इससे ऑनवर्ड जितने भी आर्टिकल होंगे आपको आइडिया, जब आपको चीज़ों की डिवीजन करना आ जाएगी, मैं कहता हूँ सिविल जज का एग्जाम क्या है, CSS क्या है, कख भी नहीं मुश्किल। लेकिन पहले ये है कि वो एक लाइन है ना, 100 दिन की मेहनत से बेहतर है कि किसी एक अच्छे उस्ताद से एक दिन लगा लिया जाए तो वो आपका 100 दिन का काम निपटा देता है। और मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा कायल हूँ। मेरे ऐसे ऐसे उस्ताद हैं कि बाज अनइंटेंशनली उनके पास 5 मिनट बैठने से मेरी ज़िंदगी के आधे मसले ही हल हो गए थे। तो चीज़ें एक दफ़ा मिलती हैं, ये नहीं है कि ना तो वो उस्ताद बार बार आपको मिलते हैं, ना उनके पास आपका जाना बार बार होता है। जब भी किसी ऐसी टेक्निकल बंदे या एक्सपर्ट लेवल के बंदे के साथ टाकरा हो तो कोशिश किया करें उससे कुछ सीख लिया। और ज़ीरो लाइन थ्योरी है लर्निंग की। ज़ीरो लाइन थ्योरी लर्निंग की पता है क्या है? जब भी किसी के पास जाएं, अपने आप को इस स्टेज पर लेके जाएं कि मुझे कख नहीं आता, मैंने जो सीखना है इधर से सीखना है। आपको आता भी हो तो आपने कहना नहीं, वो बाद की बात है, अभी मैंने जो सीखना है वो यही सीखना है। आपकी जो ज़ीरो लाइन थ्योरी है ये आपको एक दिन एक्सपर्ट बना देगी, बहुत बड़ा बना देगी, क्योंकि बाद में कंपैरिजन चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन जब आप उस वक्त पूरी अटेंशन के साथ सीख रहे होते हैं फिर मज़ा आता है। 59 पढ़ते हैं। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन ए पॉइंट ऑफ लॉ और फॉरेन लॉ or of science or art or as to identity of handwriting or finger impressions, the opinions upon that point of persons specially skilled in such foreign law, science or art or in questions
as to identity of handwriting or finger impressions are relevant facts। यानी अगर ओपिनियन की बात आ जाए, किसी तीसरे बंदे की राय की बात आ जाए, उनमें पहला बंदा कौन है कि अगर कोई फॉरेन लॉ की बात हो, अगर कोई साइंस की बात हो, अगर कोई आर्ट की बात हो, अगर किसी के थंब इंप्रेशन की बात हो, क्या है ये थंब इंप्रेशन इसी के हैं या किसी और के हैं, अगर हैंड राइटिंग की बात हो, उसको वेरीफाई करना हो कि ये हैंड राइटिंग जिस बंदे के साथ रिलेट की जा रही है उसी की है या किसी और की है, अगर कोई फ्रांजिक करवाना हो किसी आईटी का, किसी वीडियो का, किसी ऑडियो का, आजकल जैसे कि ऑडियो वीडियो का सीन चला हुआ, इधर से ऑडियो लीक हो जाती है, उधर से वीडियो लीक हो जाती है, एक कहती सच है, दूसरी कहती है ये गलत है, तो वो फिर उसको वेरीफाई कौन करती है? आईटी एक्सपर्ट जो फ्रांजिक करते हैं उसका, कि आया ये ठीक भी है या नहीं। फ़ौरन चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं, जो टेम्पर्ड होती हैं वो भी वेरीफाई हो जाती हैं, जो ओरिजिनल होती हैं वो भी वेरीफाई हो जाती हैं। यानी ये जो अपनी ओपिनियन देते हैं ये सारे क्या होते हैं? एक्सपर्ट होते हैं, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। इसमें एक और चीज़ भी है, डीएनए रिपोर्ट। यानी अगर किसी के साथ कोई रेप हुआ है, किसी के साथ सॉडमी हुई है, सॉडमी मीन मैन टू मैन, रेप मैन टू वुमेन और सॉडमी मैन टू मैन, तो अगर कोई भी चीज़ इसको अगर चेक करना है कि आया हुई है या नहीं हुई, तो उसका क्या करवाते हैं? और रिपोर्ट करवाते हैं वो डीएनए की, और उसके बाद सारी फॉरेंसिक आती है, कहते हैं जी मेडिकल चेक कर लिया जाए। उसकी अगली बात, जो डॉक्टर किसी को कोई फट कट कोई चोट लग जाती है, इधर लग गई इधर लग गई, मारने के बाद जो डॉक्टर उस पर ओपिनियन देता है वो भी कौन सी ओपिनियन होती है? थर्ड ओपिनियन होती है। अब बात करते हैं जी, हमारे पास है इसकी एक एग्जांपल है, वो पढ़ लेते हैं छोटी सी। बाकी द क्वेश्चन इज वेदर द डेथ ऑफ ए वाज कॉज्ड बाय पॉइजन, द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट एज टू द सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस पॉइजन व्हिच ए इज सपोज्ड टू हैव डेड आर रेलेवेंट, सच पर्सन आर कॉल्ड एक्सपर्ट। यानी एक क्लेम किया जाता है कि ए जो है वो जहर के साथ मरा है, तो जो उसके मुतल्लिक डॉक्टर उस चीज़ को तस्दीक करते हैं या वेरीफाई करते हैं कि आया वाकई ये जहर के साथ मरा है, तो वो डॉक्टर्स की जो ओपिनियन है वो कौन सी ओपिनियन है? ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन और ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। बात करते हैं हम 60 आर्टिकल 60 की। असल में ना हमें मसलों ने इतना घेरा हुआ है कि ना हम पढ़ना चाहते हैं ना कोई पढ़ाना चाहता, तो कोशिश किया करें कि किताबें पढ़ें। कुछ ना जब आपके पास हो तब भी किताबें पढ़ें, जब आपके पास सब कुछ हो तब भी किताबें पढ़ें। किताबें आपको ऊपर लेके जाएंगी, कख नहीं ऊपर लेके जा सकती। फैक्ट्स बीरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, फैक्ट्स not otherwise relevant are relevant if they support or are inconsistent with the opinion of experts when such opinion are relevant। यानी जब किसी भी एक्सपर्ट की जो ओपिनियन है वो उसके साथ रिलेट ना कर रही हो तब भी वो रेलिवेंट है, जब रिलेट कर रही हो तब भी रेलिवेंट। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी रेप हुआ है, डीएनए कहता है नहीं हुआ, बात तो रेलिवेंट है केस के मुताबिक, हुआ है। अगर वो कह देगा हुआ है तो केस साबित हो गया, अगर नहीं हुआ तो दूसरा बच गया, ठीक है। यानी चाहे उसके हक में हो चाहे खिलाफ हो, फैक्ट्स रेलिवेंट ही। बात करते हैं सर, माना तो जाएगा ना जो रिपोर्ट कहेगी, माना तो वही तो जाएगा, वही होगा। वही होगा। अब पिछले दिनों मेरे पास इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। डीएनए डजंट मीन कि ऑकरेंस नहीं होगा, लेकिन बात बताने का मकसद ये है कि उसका एक चीज़ को ऑन करना या डिस ऑन करना दोनों रेलिवेंट होते हैं केस के मुताबिक। पिछले दिनों मेरे पास एक केस था, यानी रेप हुआ था 3 बच्चियों के साथ, तो वो कहते हैं जी डीएनए की रिपोर्ट नेगेटिव आई। हमने कहा ठीक है, लेकिन इसकी फर्स्ट ओपिनियन देख लें, जो मेडिकल ऑफिसर था उसने कहा अब्रेजन भी हैं ब्रूज भी हैं, इट मीन कुछ तो हुआ है ना, अब्रेजन और ब्रूज बने हैं। आर्टिकल है जी हमारे पास 61, ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रेलिवेंट, when the court has to form an opinion as to the person by whom any document was written or signed, the opinion of any person acquainted with the handwriting, acquainted का मतलब होता है किसी चीज़ के मतलब वाकफियत रखना, जान पहचान रखना। acquainted with the handwriting of the person by whom it is supposed to be written or signed, that it was or it was not written or signed by that person is relevant fact।
बात यह है कि कोई ऐसा बंदा जो ओपिनियन दे कि ये उस बंदे की हैंड राइटिंग है या नहीं है, उसकी वो बात रेलिवेंट है, चाहे वो कोई एक्सपर्ट हो, चाहे वो कोई मेरा जानने वाला। फॉर एग्जांपल मेरे साथ उस्मान होता है, अब उस्मान को मेरी हैंड राइटिंग का पता है, इसके सामने जब कोई तहरीर लाएगा तो वो कहेगा नहीं ये सर की नहीं है, या कोई मेरी लिखी हुई होगी तो ये कहेगा हाँ हैंड राइटिंग तो सर की है, मैंने मुझे तो आइडिया है। यानी इसकी जो ओपिनियन होगी वो रेलिवेंट होगी। क्यों रेलिवेंट होगी? क्योंकि उसको पता है, उसको वाकफियत है मेरी हैंड राइटिंग से। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्सप्लेनेशन इसकी पढ़ देते हैं। A person is said to be acquainted with the handwriting of another person when he has seen that person write, or when he has received documents purporting to be written by that person in answer to document written by himself or under his authority and addressed to that person, or when in the ordinary course of business document purporting to be written by that person have been habitually submitted to him। यानी वो बंदा जो रूटीन में उनके साथ लेन देन करता रहा, डॉक्यूमेंट वगैरह एक्सचेंज करता रहा, उसको पता होता है कि ये हैंड राइटिंग उसकी है या नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं। मगर जब वो एक एक्सपर्ट रिपोर्ट दे देगा वो तो इसकी तो फिर नहीं ना मानी जाएगी। एक्सपर्ट तो वो तो देखने के बाद करेगा ना, अभी एक्सपर्ट की तो बात ही नहीं हुई। ये वो कह रहे हैं जो उसकी हैंड राइटिंग के मुतालिक वाकफियत रखता है, उसकी बात हो रही है। 62 ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम व्हेन रेलिवेंट। व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जनरल custom or right, the opinion as to the existence of such custom or right of person who would be likely to know of its existence if it existed are relevant। बात यह है कि उन लोगों की ओपिनियन किसी मजहब के मुताल्लिक, किसी कस्टम के मुताल्लिक या किसी राइट के मुताल्लिक जो ओपिनियन है, जो उसको जानता है, उसकी ओपिनियन रेलिवेंट होगी। फॉर एग्जांपल एक गांव है, उसके दो रास्ते हैं, ये मिसाल के तौर पर गांव है, ये इसका नया रास्ता है। हमारे जैसी यंग जनरेशन जो है इसको जानती है कि ये गांव को मेन रास्ता लगता है। एक पीछे पगडंडी सी भी बनी हुई है, वो उसको खत्म करना चाह रहे। एक बंदा आगे वो कहता है ये आम गुजरगाह है, आप इसको खत्म नहीं कर सकते। वो कहते हैं नहीं ये हमारा प्राइवेट रास्ता है। इस पर जो ओपिनियन होगी वो पुराने बाबों की मानी जाएगी। जो बाबे होंगे वो बताएंगे कि आया ये आज से 50-60 साल पहले भी रास्ता था या नहीं था। किसी राइट, किसी कस्टम, किसी ऐसी चीज़ के मुतल्लक जो एम्बिगुअस बन जाए, जिस पर कोई तनाज़ा उठ खड़ा हो, उसके मुतल्लक जो उसके मुतल्लक मुकम्मल जानकारी रखता होगा उसकी ओपिनियन रेलिवेंट होगी। ठीक है, यानी ये तो अब रास्ता नया है। जैसे मेरा गांव है, उसके एक मेन गांव का रास्ता है, एक हमारी अपनी ज़मीनों में से हमने निकाला होगा। अब जो मेन है वो बहुत पुराना है, हमारे पैदा होने से भी पहले का। अब जो हमने नया निकाला है वो 2 साल हो गए। हमारी अपनी ज़मीन सारी गांव को अटैच है, तो हमने अपने घरों के लिए रास्ते ही अलग से निकाल लिया कि कोई और बंदा इधर से गुजरे ही ना। तो ये चीज़ें हैं ना, वो पुराने रास्ते के बारे में सब कहेंगे। अब नए रास्ते के बारे में वही बच्चे कह सकते हैं जो 2-3 साल बाद आए हैं। उससे पहले को पूछा जाएगा, वो कहेंगे इधर रास्ता नहीं था। हम भी कहते हैं कि इधर कुछ भी नहीं था, फसलें थी। वो चीज़ जो पहले मौजूद थी या नहीं थी, इस पर बात आ जाए तो उसके मुतालिक जो प्रॉपर वाकफियत रखता है, जिसको प्रॉपर इल्म था कि आया ये चीज़ थी या नहीं थी, उसकी बात रेलिवेंट है। उसके बाद है हमारे पास आर्टिकल 63। बहुत सौखी चीज़। Opinion as to usage tenets when relevant, when the court has to form an opinion as to relevant। बात आ जाए जब इस चीज़ पर, किसी के मज़हब पर, फ़िरके पर, किसी रूटीन के यूजेज यानी रूटीन के चाल चलन पर बात आ जाए, तो जो उनका माहिर है वही बताएगा। द यूजेज एंड tenets of any body of our man or family, the constitution and government of any religious or charitable foundation, or the meaning of words to term or terms used in a particular district or by particular classes of people, the opinion of persons having special means of knowledge thereon or relevant facts। बात यह है, कल मैंने बताया था जैसे कि किसी ख़ास कबीले, किसी ख़ास फ़िरके, किसी ख़ास फाउंडेशन के मुताल्लिक या किसी ख़ास रस्म व रिवाज के मुताल्लिक, किसी ख़ास एरिए के मुताल्लिक जो रस्म रिवाज हैं, वो जो वहाँ का मुतलका बंदा या वहाँ का जो एक्सपर्ट बंदा वही बता सकता है। अब हम सारे मुस्लिम हैं,
हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं हम उनकी डेप्थ की चीज़ें नहीं जानते कि उनके अंदर कितने कितने फ़िरके हैं, क्या क्या मामलात हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। वो जो उनका कोई पादरी होगा, कोई उनका फादर होगा, वो हमें एक्सपर्ट ओपिनियन उस पर दे सकता है। उसके अलावा कैलाश कबीला है हमारा, उनकी जो डेप्थ की चीज़ें हमें नहीं पता, हमें पता है कि एक कबीला है कैलाश जो उनके अपने मामलात हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं। अब हम लाहौर में बैठे हुए हैं, अब सिंध का माहौल कस्टम रिवाज और हैं, कोई कस्टम किसी रस्म रिवाज की बात आ जाती है, उनकी ब्याह शादी के कुछ मामलात और हैं। पंजाब में चले जाओ उनके कुछ मामलात और हैं। यानी ये जो रस्मों के मुतल्लक, किसी राइट के मुतल्लक, किसी चीज़ के मुतल्लक जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, जो वहाँ का जानने वाला हो, उसका मेन एक्सपर्ट बंदा हो, वो सही बता सकते, बजाय हम इधर बैठे सबके खिलाफ जजमेंट पास करते रहे, वो हम उस तरह ओपिनियन नहीं दे सकते। 64 उस्मान पानी दो। Opinion on relationship when relevant. When the court has to form an opinion as to the relationship of one person to another, the opinion expressed by conduct as to the existence of such relationship of any person who or has a member of family or otherwise has special means of knowledge on the subject is a relevant fact. बात यह है जब बात आ जाए किसी रिलेशन पर, किसी ताल्लुक पर, वो भी रेलिवेंट फैक्ट है। फॉर एग्जांपल किसी बाप से या भाई से ये पूछा जाता है कि इसका क्या ताल्लुक है आपके साथ, वो कहता है बेटा है या मेरा भाई है। या किसी फैमिली मेम्बर से पूछ लिया जाता है यार इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है, किसी आपके कज़न से, किसी रिश्तेदार से, तो वो कहेगा यार ये आपस में बाप बेटा हैं या भाई भाई हैं या चचे ताए के बेटे हैं। तो वो उसकी जो ओपिनियन है वो फैमिली मेम्बर की वो रेलिवेंट होगी, बजाय कोई तीसरे मोहल्ले का बंदा बताए यार ये है, वो नहीं मानी जाएगी। बट साहब दो वो ये चीज़ें हैं कि उसको वाकफियत का पता है हमारे रिलेशन का। आपके जो कज़न हैं उनको आपके रिलेशन का पता है कि आपका आपस में ताल्लुक क्या है। तो अब तीसरे बंदे को क्या पता कि आपका आपस में रिलेशन क्या हो। जो आपकी फैमिली मेम्बर उस रिलेशन के बारे में बात करेगा वो ज़्यादा अहमियत रखती है। कोई बंदा कह सकता है यार हम इसको, कोई आपकी बीवी है आपके साथ रह रही है, किसी आपके फैमिली मेम्बर को पूछा जाएगा क्या यार ये हस्बैंड वाइफ है, वो ओपिनियन क्या है, relevant. 65 grounds of opinion when relevant. Whenever the opinion of any living person is relevant, the grounds on which the such opinion is based are also relevant. जो किसी के मुताल्लिक ओपिनियन होगी वो रेलिवेंट होगी, जिंदा रहने वाली चीज़ के मुताल्लिक किसी भी बुनियाद पर हो, वो बुनियाद भी रेलिवेंट है। ठीक है। उसके बाद अब नया टॉपिक है कैरेक्टर व्हेन रेलिवेंट। पहले क्या पढ़ा, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन। अब वो क्या कहता है कैरेक्टर कब रेलिवेंट। अब ये कहाँ से शुरू हो रहा है, 66 से। यानी जब आप चीज़ों को डिवाइड करना शुरू कर देंगे ना, कख नहीं बचता, थोड़ा सा मवाद रह जाता। यानी इसके चैप्टर निकाल के देखें कितने चैप्टर हैं, 13 चैप्टर बने। अब इनके अंदर टॉपिक निकाल के देखिएगा, आपको थोड़ी सी आप 4 लाइनें याद करेंगे, आपको सारा क्यूएसओ याद हो जाएगा। और मैं ऐसा करवाऊंगा, अब पूरा क्यूएसओ पढ़ने के लिए कम से कम कंटिन्यूसली पढ़ाया जाए तो 4 घंटे लगते हैं, अगर जिस तरह मैं पढ़ाता हूँ। अगर मैं इसको स्पीडी जब पढ़ाता हूँ 2 घंटे लगते हैं, लेकिन मैंने इसको 30 मिनट में भी कवर किया। तो वो मैं आपको करवाऊंगा 30 मिनट वाला, लेकिन जब आप खुद इसकी डिवीजन करना स्टार्ट हो जाएंगे तब। अच्छा जी, कैरेक्टर व्हेन रेलिवेंट इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इररेलिवेंट। अब बात यह है सिविल केसेस में जो कैरेक्टर है इररेलिवेंट कैसे। इन सिविल केसेस द फैक्ट्स दैट द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन concerned is such as to the render probable or improbable any conduct imputed to him is irrelevant except insofar as such character appeared for facts otherwise relevant। बात यह है सिविल केसेस में जो करेक्टर है वो इररेलिवेंट। मैं क्यों बुक लेकर आपको बुक से पढ़कर सुनाता हूँ या पढ़कर पढ़ाता हूँ, क्योंकि आप लोग इतने एक्सपर्ट होते तो मेरे पास आते क्यों। जो खाली हवा में बातें फैलाते हैं, ये आर्टिकल ये कहता है वो कहता है, वो तो आपको अपने लेवल का पढ़ा रहा है। आप मेरे पास पढ़ने आए हैं कि आपको नहीं पता, तो मुझे भी आपको ऐसे ही पढ़ाना चाहिए कि आपको वाकई नहीं पता।
तब चीज़ें समझ आती। मैं क्यों हर लफ्ज़ आपको भी कहता हूँ मेरे साथ पढ़ा करें, मैं खुद भी पढ़ के पढ़ाता हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में वो लफ्ज़ बैठेंगे तो सारी ज़िंदगी उन लफ्ज़ों पे आप खेलेंगे ना, बातों पे तो आप नहीं खेल सकते। जब मैं पढ़ रहा हूँ तो आपने भी पढ़ना है। आर्टिकल 66 कहता है इन सिविल केसेस करेक्टर इज नॉट रेलिवेंट या इररेलिवेंट। कैसे इररेलिवेंट? फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी है, 1 2 3 4 भाइयों की प्रॉपर्टी है, 4 कनाल प्रॉपर्टी। वो कहते हैं ये जो चौथा है ना, ये बदमाश है, आवारा लफंगा है, हम इसको नहीं देंगे, इसका करेक्टर अच्छा नहीं। सिविल कहता है वो नशई भी है तो आपको देनी पड़ेगी। सिविल मामलात में करेक्टर मैटर नहीं करता। ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा पागल हो, उसके बच्चे हों, वो दूसरा भाई कहे कि यार ये तो पागल है, इसके बच्चे मैं अपने नाम कर लेता हूँ, या इसकी प्रॉपर्टी है, लोग कहता है नहीं, वो जो भी है उसके जो राइट है वो उसको मिलने चाहिए। वो बदमाश है जो भी है, उसके राइट से आप नहीं मुकर सकते। प्रॉपर्टी अगर 4 कनाल है तो चारों पर एक एक कनाल डिवाइड होगी। वो बदमाश हो, इश्तियारी हो, जो भी हो, सिविल मामलात में करेक्टर मैटर नहीं करता। 67 अक्सर मैंने देखा है कि लोग ये कहते हैं कि यार इसको इस वजह से हिस्सा नहीं दे रहा कि ये खराब कर देगा, वो फिर अदालतों में जाके ले लेते हैं, ये डालेगा सारा कुछ। In criminal cases, previous good character relevant. In criminal proceeding, the fact that person accused of a good character is relevant. यानी फौजदारी के मामलात में, क्रिमिनल केसेस में, कौन सी प्रोसीडिंग में? क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जो करेक्टर है वो रेलिवेंट है। कैसे रेलिवेंट है? फॉर एग्जांपल अली नाम का मुलजम है, इस पर एक एफआईआर हुई चर्स बेचने की। अब पहले इसका रिकॉर्ड देखा गया, आया ये पहली दफ़ा चर्च में पकड़ा गया या इससे पहले भी ये चर्च फरोख्त करता रहा। अगर तो पहली दफ़ा तो इसको कुछ रिलीफ मिल जाएगा कि ये बाद में सुधर जाएगा, लेकिन अगर इसका पहले ही कोई रिकॉर्ड है, पहले भी बेचता रहे और चर्च के और मंशियात के खिलाफ एफआईआर्स हैं, तो फिर इसको रिलीफ नहीं मिलेगा। इट मीन्स इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग योर प्रीवियस करेक्टर मैटर्स, प्रीवियस करेक्टर मैटर करता है। और दूसरी बात, लास्ट टाइम मेरे पास एक केस था 1040 ग्राम पर हाई कोर्ट ने बेल खारिज की हुई थी। 1040 ग्राम पर हाई कोर्ट ने बेल खारिज की। इवन हाई कोर्ट जो है वो 1400 ग्राम पर अब बेल ले लेती है। अब आप सवाल आपका बनता है कि 1040 पर क्यों की? वो इस वजह से की कि वो औरत थी, उसको एक दफ़ा एक मंशियात की एफआईआर में 3 साल सजा हो चुकी थी, एक एफआईआर में उसको 1.5 साल सजा हो चुकी थी, एक एफआईआर में उसको कुछ जुर्माना हो चुका था, 3-4 उस पर ऑलरेडी मंशियात की एफआईआर थी। शी इज एन हैबिचुअल ऑफेंडर, वो आदी मुजरम थी, सुधर नहीं रही इस वजह से। यानी प्रीवियस बैड करेक्टर मैटर करता है। उसके बाद है जी 68 previous bad character not relevant except in reply. In criminal proceeding, the fact that the accused person has a bad character is irrelevant unless evidence has been given that he has a good character, in which case is based become relevant. बात ये है जब previous bad character हो तो वो हर जगह पे रेलिवेंट भी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि अगर उसके मतलब चीज़ें आ जाएंगी नहीं ये ठीक हो गया तो फिर मैटर नहीं करता। अगर वो उसी रूटीन पर काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल किसी के खिलाफ पानी चोरी का पर्चा हुआ है, उसके बाद कोई और एफआईआर हो जाती है किसी और लड़ाई की, पानी चोरी का नहीं, पुलिस क्या देखती है या जजेस पहला सवाल क्या करते हैं, आया इस पर इसी नेचर के ऑलरेडी एफआईआर्स हैं? वो कहते हैं नहीं जी ये पहली है, तो वो कहते हैं चलें ठीक है। अगर उसी नेचर के और एफआईआर्स और मैटर की हों वो अलग बात है, सेम नेचर की तो नहीं है ना। जैसे मंशियात की ये 3 एफआईआर्स ऑलरेडी थी, चौथी में इधर फंस गया है, तो ये क्या है, सेम नेचर के वाकयात कर रहा था। अब अगर किसी के आपस में पर्सनल ग्रज की वजह से कोई एफआईआर हो जाती है या पर्सनल एनिमिटी की वजह से एफआईआर हो जाती, उसके अलावा कोई और उस पर एफआईआर हो जाती, तो वो सेपरेट कंसीडर होगी कि ये चीज़ जो है ना अलेज की गई है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो पर्सनल मामला थे। चीज़ें समझ आ गई। 69
Character as affecting damages. In civil cases, the fact that the character of any person is such as to affect the amount of damages which he ought to receive is relevant. अब बात यह है, कोई हद के इज्जत वगैरह का केस कर देता है किसी पर, करैक्टर पर बात आ जाती है, तो वो भी मामलात क्या है, सिविल मामलात में रेलिवेंट है। अब आगे हमारे पास नई चीज़, ये टॉपिक है जी हमारे पास ऑरल एविडेंस। कौन सा? ऑरल एविडेंस। प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ऑरल एविडेंस। ऑल फैक्ट्स, आगे कोमा है, ऑल फैक्ट्स, वो कहता है तमाम फैक्ट्स, एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड बी ऑरल एविडेंस। यानी ऑल फैक्ट्स, जितने भी फैक्ट्स हैं जो सिवाय डॉक्यूमेंट के प्रूव किए जाए वो सारे क्या हैं? जुबानी शहादत है। जो डॉक्यूमेंट के अलावा चीज़ें प्रूव की जाएंगी वो सारी कौन सी शहादत है? जुबानी शहादत है, ऑरल एविडेंस। आर्टिकल 70, उसके बाद पढ़ते हैं 71। ऑरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। आर्टिकल 71 क्या कहता है? ऑरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि वो मस्ट बी डायरेक्ट कैसे कहता है। मस्ट बी डायरेक्ट इस सेंस में कहता है कि अगर आपने ज़ुबानी शहादत किसी के मतलब देनी है तो वो डायरेक्ट, आपको डायरेक्ट पता हो। कैसे? ये चीज़ मैंने खुद देखी, ये चीज़ मैंने खुद सुनी, ये चीज़ मैंने खुद महसूस की, या इस चीज़ पर मेरा पर्सनल ख्याल ये है या ओपिनियन ये है। ये नहीं हो कि ये उसने देखी और मुझे बताई, या उसने सुनी और मुझे बताई, या उसने महसूस की और मुझे बताई, या उसका मशवरा इसके मतलब ये है और मैं वो बता रहा हूँ। और ज़ुबानी शहादत जो है हमेशा डायरेक्ट होनी चाहिए। आपने देखा है, आपने सुना है, आपने महसूस किया, अपने आप से रिलेट हो, पर्सनल रिलेट। डायरेक्ट मतलब यही है ना, किसी की बात को आप कोट ना कर रहे हो। अब इसको पढ़ते हैं। Oral evidence must in all cases whatever be direct, that is so is to say, if it refer to a fact which could be seen, it must be the evidence of a witness who says he saw it. जो कह रहा है मैंने देखा, उसने वो खुद देखा हो। It is refer to a fact which could be heard, it must be the evidence of a witness who says he heard it. दूसरा ये है कि उसने खुद सुना हो। If it refers to a fact which could be perceived by any other sense or in any other manner, it must be in the evidence of a witness who says he perceived it by that sense or in that manner. यानी उसने वो चीज़ खुद देखी हो, खुद महसूस की हो, या खुद सुनी हो, वही चीज़ मानी जाएगी। Provided that the opinion of expert expressed in any treatise commonly offered for sale and grounds on which such opinion are held may be proved by the production of such treatise, if the author is dead or cannot be found or has become incapable of giving evidence or cannot be called as a witness without an amount of delay or expense which the court regards unreasonable. बात यह है कि जिस भी मुताल्लिक़ कोई एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा हो किसी कॉन्ट्रैक्ट पर, किसी कॉमन डीड पर या किसी टाइटल डीड पर, तो वो उसकी ओपिनियन अपनी हो, किसी और की ओपिनियन को वो कोर्ट ना कर रहा हो। ये जी हमारा 50 और 71 है। उसके बाद है जी अब हमारे पास 72। आर्टिकल 70 और 71 से ऑरल एविडेंस था। अब बात आ गई है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है? प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड ईदर बाय प्राइमरी और बाय सेकेंडरी एविडेंस। जो डॉक्यूमेंट का मवाद है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह से प्रूव हो सकता है, असली और नकली। प्राइमरी एविडेंस क्या है जी? आर्टिकल 73। प्राइमरी एविडेंस मीन द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर देयर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। प्राइमरी डॉक्यूमेंट कौन है? जो ओरिजिनल फॉर्म में पेश कर दिया जाए इंस्पेक्शन के लिए, देखभाल के लिए, जांच पड़ताल के लिए। उसके बाद where a document is executed in several parts, each part is primary evidence of the document. उसके बाद 74 है
सेकेंडरी एविडेंस क्या है? सेकेंडरी एविडेंस मींस एंड इंक्लूड्स वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो प्राइमरी नहीं है, वो सारे क्या हैं? सेकेंडरी। Secondary certified copies given under the provision herein after contain copies made from the original by mechanical process which is themselves ensure the accuracy of the copy and copies compared with such copies. उसके बाद copies made from a compared with the original counterparts of the document as against the party who did not execute them, or a document of or accounts of the content of a document is given by some person who has been himself seen it. ये सारी चीज़ें क्या जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं है उसके मतलब जो जितनी भी कॉपी शुदा चीज़ें वो सारी क्या हैं? सेकेंडरी एविडेंस है। 75 है जी। प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी एविडेंस। डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय द प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन द केसेस हियरइन आफ्टर मेंशन्ड। यानी वो कहते हैं कि तमाम मामला जो हैं वो प्राइमरी एविडेंस से प्रूव होने चाहिए, इसके अलावा आप जो मेंशन करने लगे हैं। 76 cases in which secondary evidence relating to document may be given. Secondary evidence कब देने चाहिए या उनको कब दिया जा सकता है? Secondary evidence may be given of the existing condition of contents of the document in the following cases: when the original is shown or appears to be in the possession or power of the person against whom the document is sought to be proved, or of any person out of reach of or not subject to the process of the court, or of any person legally bound to produce it, and when after the notice some mentioned in Article 77 such person does not produce it, when the existing condition or contents of original have been proved to be admitted in writing by the person against him whom it is proved, or by his representative in interest, when the original has been destroyed or lost, or when the party offering evidence of its content cannot be for the other reason not arising from on default or neglect produce it in reasonable time, when due to volume or bulk of the original copies thereof have been made by means of microfilm or other modern device, when the original is of a such a nature as not to be easily movable, when the original is a public document within the meaning of Article 85, when the original is a document of which a certified copy is permitted by this court order or by any other law in force in Pakistan to be given in evidence, और सो ऑन। बात क्या है? वो डॉक्यूमेंट जो कि अदालत को पता है कि ये ओरिजिनल है, उसकी सेकेंडरी एविडेंस चल जाएगी। वो डॉक्यूमेंट भी सेकेंडरी तौर पर चल जाएगा जो किसी और के पास पड़ा हुआ है ओरिजिनल, लेकिन आपके पास उसकी कॉपी है। उसके बाद वो भी डॉक्यूमेंट चल जाएगा जो डॉक्यूमेंट बड़ी शक्ल में है, यानी बहुत ज़्यादा इतनी बर्डन की मोटी बुक है जो एक दफ़ा लानी मुनस्सर नहीं है, तो लिहाजा उसकी सेकेंडरी एविडेंस आप ला सकते हैं। दूसरा, तब भी सेकेंडरी एविडेंस चल जाएगा जब ओरिजिनल जो है वो सड़ जाए, गल जाए, ख़त्म हो जाए या ख़राब हो जाए। उसके अलावा कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जैसे कि अदालती डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये अदालती डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फाइलें तो नहीं ना दी जाती, इनकी सर्टिफाइड कॉपी जब अदालत को पता हो कि ये सर्टिफाइड नहीं है तो वो भी सेकेंडरी चल जाती है। उसके अलावा जब कोई फ़िल्म वगैरह हो, ओरिजिनल तो अब बाहर कोई नहीं ना देगा, तो क्या होता है उनकी कॉपी बना के दे देते हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें जहाँ पर ओरिजिनल पेश ना की जा सकती हो वहाँ पे सेकेंडरी चल जाएगा। सर कौन सा रिकॉर्ड होता है जो मतलब इतना हैवी होता है कि हम कोर्ट में नहीं लेके आ सकते? कुछ मामलात, कुछ डिपार्टमेंट्स या कुछ चीज़ों के इतनी हैवी चीज़ें होती हैं कि ओरिजिनल आप ला नहीं सकते, तो जैसे खाता पटवार वगैरह। खाता पटवार वगैरह। उसके अलावा खाता पटवार भी बाज़ दफ़ा मंगवा सकते हैं, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स के ऐसे रिकॉर्ड होते हैं या कोई ऐसी किसी और चीज़ की कोई ऐसी लंबी तफसील जिसको ओरिजिनल को लाना पॉसिबल ही नहीं, तो आप उसकी सेकेंडरी फॉर्म ला सकते हैं। उसके बाद है 77 rules as to notice to produce. Secondary evidence of the contents of document referred in Article 77 paragraph A shall not be given to unless the party proposing to give such secondary evidence has previously given to the party in whose possession or power the document is, or to his advocate such notice to produce it as it prescribed by law, and if no notice is prescribed by law then such notice as the court considers reasonable under the circumstances of the case. अब बात करते हैं वो डॉक्यूमेंट जो किसी और के पास पड़े हों, जो कि केस में ना लगे हों, जिनको प्रोड्यूस करना ज़रूरी हो। तो अब इसमें ये देखना है कि कौन से डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है और कौन से नहीं।
provided that such notice shall not be required in any order or rendered secondary evidence admission in any of the following cases or in any other cases in which court thinks fit to dispense with it. When the document to be proved it is itself a notice, तब वो क्या कहते हैं, उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं है जब डॉक्यूमेंट खुद itself नोटिस हो. When found the nature of the case, the adverse party must know that he will be required to produce it. जब उसको पता हो कि अब ये हम वो सिचुएशन पढ़ रहे हैं जहाँ नोटिस करने की ज़रूरत नहीं है डॉक्यूमेंट को मंगवाने के लिए. यानी when the document is to prove itself a notice, जब एक डॉक्यूमेंट खुद नोटिस हो इतला वाला. When found the nature of the case, the adverse party must know himself, जब एक पार्टी को खुद पता हो कि उसने कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है. When it appears or is proved that the adverse party has obtained possession of the original by fraud or force, जब दूसरी पार्टी आगे बता दे कि मुझसे तो ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी फ्रॉड से या धोखे से दूसरी पार्टी ने ले लिया है. When the adverse party or his agent has the original in court, जब वो बता दें कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑलरेडी कोर्ट में लगा हुआ है. When the adverse party or his agent has admitted the loss of the document, कि वो मान जाएं कि जो डॉक्यूमेंट है वो गुम हो गया. When the person in possession of the document is out of reach or not subject to the process of the court, या वो ये बता दें कि ये डॉक्यूमेंट लॉ के लिए रिक्वायर्ड ही नहीं, प्रोसेस ऑफ लॉ के लिए ज़रूरी नहीं है. 78. Proof of signature and handwriting of person alleged to have signed or written document produced. If a document is alleged to be signed or to have been written wholly or in part by any person, the signature or the handwriting of so much of the document as is alleged to be in that person, handwriting must be proved and to be in his writing. बात यह है कि वो हैंड राइटिंग जो किसी बंदे के नाम के साथ अलेज की जा रही है, जो उसके नाम के साथ मुंसलिक की जा रही है कि ये हैंड राइटिंग फलां बंदे की है, तो वो हैंड राइटिंग उसकी हैंड राइटिंग के साथ अलेज की जाएगी, चेक की जाएगी, कंपेयर किया जाएगा. 79. Proof of execution of document. Execution of document required by law to be attested. If a document is required by law to be attested, it shall not be used as a evidence until two attesting witnesses to at least have been called for the purpose of the proving its execution. If there by be two attesting witnesses alive and subject to process of the court and capable of given evidence, वो डॉक्यूमेंट जिसको दो गवाहान का तस्दीक करना ज़रूरी है, अगर जब तक वो दो गवाहान मौजूद नहीं होंगे उनकी तस्दीक के लिए, तब तक वो आप उन डॉक्यूमेंट को एज एविडेंस यूज नहीं कर सकते. 80. अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम रूटीन में करते हैं, जो लॉ बेसिकली कॉमन सेंस है. समझा जी सर. लॉ जो है वो कॉमन सेंस है, हमें बस उसको अब उस कॉमन सेंस को पढ़ना भी है. वो कॉमन सेंस जिसको हम रूटीन में अप्लाई करते हैं, जिसको रूटीन में हम अंडरस्टैंड करते हैं, अब उसी कॉमन सेंस को हमने लॉ की सेंस देनी. लॉ कोई नई चीज़ नहीं है, कोई 30 मार्का नहीं है कि या कोई जादू नहीं है जो कि हमें नहीं आता. हमने सिर्फ कॉमन सेंस पर उस लॉ को अप्लाई करना है. ठीक है कि ये सिचुएशंस होती हैं, इन सिचुएशन पर लॉ कौन. छोटी सी एग्जांपल दूंगा. जब मैंने LLB ज्वाइन किया था तो हमारे एक टीचर साहब थे, तो उन्होंने कहा कि आज हम स्टडी नहीं करेंगे. दूसरा या तीसरा लेक्चर था, तो मैंने कहा फिर सर हम क्या करेंगे. तो वो कहते हैं, सरदार थे वो कहते हैं आज हम गपशप करेंगे. मैंने कहा सर लॉ बेसिकली है ही गपशप. व्हाट यू मीन लॉ गपशप है, कैन यू एलेबोरेट इट. मैंने कहा या सर मैं करूँगा एलेबोरेट. कहते हैं करो कि लॉ गपशप कैसे है. मैंने कहा मैं अभी बताता हूँ. मैं खड़ा हो गया, मैं डाइस पर गया, मैंने एग्जाम्पल दी. मैंने कहा कि अभी हम गुजरते हैं किसी मोड़ से गुजरते हैं, वहाँ पे लोग लड़ रहे हैं, किसी का कोई सर फाड़ देता है, कोई बाजू तोड़ देता है, कोई और उसको चोटें आ जाती हैं. जब कॉमन मैन गुजरेगा तो वो कहेगा उसने उसका सर फाड़ दिया, उसने उसके बाजू तोड़ दिए, या उसके कपड़े फाड़ दिए, या उसको इतना मारा पीटा. ये वो कॉमन मैन ने बस इतना ही देखना है. उसने कहना कि उधर लोगों की लड़ाई होगी. जब वहाँ से लॉ का एक्सपर्ट बंदा गुजरेगा, वो देखेगा अच्छा इसने इसके फेस पर चोटें मारी हैं, ये सजा लग गई है. अच्छा जी इतनी चोट लगी, सजा 5 लग गई. अच्छा मेम्ब्रेन्स को वो हड्डी टच कर गई, हड्डी टूट गई शक्ल की, वो 6 लग गई. उसके बाद बाजू तोड़ दिया, ओ इस पर तो जरा लग गई.
ठीक है, जूरा 5 लग गई, हड्डी डिसलोकेट होगी। उसके अलावा हम देखेंगे अब इसकी बेल कैसे होगी। अच्छा जी, अगर पकड़ा गया तो पोस्ट रेस्ट, ना पकड़ा गया तो प्री रेस्ट। इससे पहले भी एक चीज़ होती है FIR 154, यानी ये सारी चीज़ें कौन सी कॉमन चीज़ें हैं ना। एक लॉ क्या कर रहा है, उसी सारी सिचुएशन को लॉ की लैंग्वेज दे रहा लॉयर। जो कॉमन बंदा वो यही कहता है यार लड़ाई होगी, हुई ना गपशप, कॉमन सेंस की बातें हुई ना। वही मैटर है जो हम रोज़ में करते हैं। हम जब भी किसी से कोई रजिस्ट्री करवाते हैं, हम 2 गवाहान उसके रखते हैं ना, हमें पता नहीं है कि रखने कहाँ से है, किस कौन लॉ उसको कौन सा कहता है। बस हमने उन सारी सिचुएशन को जो सुबह से लेकर रात तक हम लोगों के साथ डील करते हैं, उन सारी सिचुएशन के बारे में लॉ पढ़ना है कि हर सिचुएशन को लॉ कौन सा डील करता है। हमें वो सब आता होता है, इस वजह से हम लॉयर होते हैं। बाकी कॉमन मैन को नहीं आता होता कि इस सिचुएशन को कौन, एक बंदा हमें प्रोडक्ट देता है, उसके मुतालिक हमें नहीं पता, हमें पता होता है बीइंग लॉयर कि ये कंज्यूमर कोर्ट के मामलात में आती है। वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकली तो हमने कंज्यूमर कोर्ट में इसको पकड़ लेना, अगर ठीक निकली तो ठीक है। एक बंदा, हमने किराए का मकान किसी से लिया हुआ है, अब किराए का केस करना है, आम बंदे को नहीं पता होगा, उसका कहना अदालत में ही होगा। हमें पता होता है बीइंग लॉयर कि ये रेंट कंट्रोलर के पास जाएगा, जो जनरल सिविल सूट हैं वो सिविल कोर्ट में जाएंगे। हर सिचुएशन हम हर रोज़ फेस करते हैं। डिफरेंस अब हमने ये निकालना है कि हमने उन सारी सिचुएशन को लॉ की लैंग्वेज देनी। ओके हो गया। 80 आर्टिकल 80, प्रूफ where no attesting witness found. If no such attesting witness can be found, it must be proved that the witnesses have either died or cannot be found, and that the document was executed by the person who purport to be have done so. यानी बात यह है कि जो उसके तस्दीक कुनंदा गवाहान है, अगर वो नहीं मिल रहे तो वो उनको वही साबित करेगा जिनके साथ वो उन डॉक्यूमेंट्स को रिलेट कर रहा है। 81 Article 81, admission of execution by party to be attested document. The admission of a party to an attested document of its execution by himself shall be sufficient proof of its execution as against him, though it be a document required by law to be attested. वो डॉक्यूमेंट जिसकी तस्दीक ज़रूरी हो और जिसके खिलाफ उसको इस्तेमाल करना, वो कहता है ठीक है मुझे पता है ये वही डॉक्यूमेंट, बात ही ख़त्म। एक बंदा एडमिट कर लेता है खुद ही कि ये डॉक्यूमेंट वही है, तो उसको प्रूव करने की फर्दर ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल है जी हमारे पास 82, प्रूफ व्हेन अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज द एग्जीक्यूशन। इफ द अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज और डज नॉट रिकलेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, इट्स एग्जीक्यूशन मे बी प्रूव्ड बाय अदर एविडेंस। जिन गवाहान के जरिए हमने डॉक्यूमेंट की तस्दीक करवाई थी वही मुकर जाते हैं, नहीं जी ये वो डॉक्यूमेंट नहीं। अब आपने किसी और जरिए के साथ उसको प्रूव करना है, ठीक है, किसी और सोर्स के साथ। हाँ जी। 83, proof of document not required by law to be attested. An attested document not required by law to be attested may be proved as if it was unattested. वो डॉक्यूमेंट जिन डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, लॉ कहता है उनको टेस्ट करवाने की कोई ज़रूरत है, हमें भी वो वैसे ही चाहिए, ठीक है। 84, सर इसकी एग्जांपल क्या होगा? किसकी? कौन से डॉक्यूमेंट जो अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होती? कौन से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होती? इनमें आप कोई नोट्स कह लें डिपार्टमेंट का, सर जो ऑनलाइन आते हैं या डिजिटल होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती, उनकी भी ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद कोई डिपार्टमेंटल नोटिस होता है, उनकी भी अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं होती। वो यही होता है कि ऑलरेडी अगर उस पर नंबरिंग वगैरह लगी है तो वो ऑलरेडी अटेस्टेड ही है। उसके बाद जो सिस्टम जनरेटेड डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी अटेस्टेड की ज़रूरत नहीं होती। अब कॉल डेटा है, ये वो सारे, ये कौन से डॉक्यूमेंट है? सिस्टम सर जनरेटेड। जैसे ई चलाना भी चल रहा है, ई चलाना भी इसको चल अटेस्ट करवाना। 84, comparison of signature writing or seal with others admitted or proved. In order to ascertain whether a signature writing or seal is that of the person by whom it purport to have been written or made, any signature writing or seal admitted or proved to be satisfaction of the court to have been written or made by that person may be compared with the one which is to be proved, although that signature writing or seal has not been produced or proved for any other purpose. बात यह है वो चीज़ें
वो डॉक्यूमेंट, वो मामलात जो जिनको किसी और डॉक्यूमेंट और चीज़ के साथ प्रूव करना ज़रूरी है, जैसे कोई किसी की हैंड राइटिंग है, जैसे कि वो गवर्नमेंट की स्टैंपें होती हैं, सीलें होती हैं, वो लगा जाते हैं, तो वो जब खुलती है तो उसके बाद पता चल जाता है कि ये यूज़ हो चुकी है। तो इन सारी चीज़ों को भी प्रूव किया जाएगा अगर उनका कोई कंपैरिजन आ जाए या उन पर कोई क्वेश्चन आ जाए। अगर वो वैसे ठीक है तो फिर तो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, अगर कोई उन पर क्वेश्चन आता है तब। अब बात है 85 क्या कहता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट? सरकारी डॉक्यूमेंट्स। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। अब इसको इतने अल्फाज में बताऊंगा सारे को। वो तमाम सरकारी डॉक्यूमेंट, अदालती हों, गैर अदालती हों, एजुकेशन के हों, फोर्स के हों, किसी ट्राइब्यूनल के हों, इलेक्शन कमीशन के हों, पार्लियामेंट्स के डॉक्यूमेंट हों, वो सारे कौन से हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। अब इस उसके बाद है 86 प्राइवेट डॉक्यूमेंट। जो पब्लिक नहीं है वो सारे प्राइवेट। ठीक है, बात करता हूँ 87 इंतहाई इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। अब आज तक हम हमेशा किसी न किसी सीनियर के साथ अटैच रहे हैं, किसी न किसी चैम्बर के साथ हमने वकालत तो शुरू की है ना, तो हर रोज़ सीनियर हमें कहते हैं कि इसकी पक्की कॉपी बनवा कर लाओ, टेस्टेड कॉपी बनवा कर लाओ। हमें आज तक नहीं पता कि उसकी कॉपी बनवाते किस लॉ के तहत। ठीक है, किसी को भी नहीं पता होगा, स्पेशली इधर बैठे होंगे तो किसी को भी नहीं पता होगा। तो वो अटेस्टेड कॉपी 87 के तहत बनाई जाती है। ठीक है, किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट की जो अटेस्टेड, वो सरकारी डॉक्यूमेंट जिसकी कॉपी देना मकसूद हो या जिसकी कॉपी देना अलाउ हो। ये नहीं है कि जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट आप रौला डालने के 87 के तहत आप बाउंड है देने को, वो कहते हैं नहीं, वो डॉक्यूमेंट जिनकी कॉपी देने पर कोई मसला ना हो वो दे सकते हैं, आप रिक्वायर्ड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। आप पढ़ो इसको। Every public officer having the custody of a public document which any person has a right to inspect shall give that person on demand a copy of it on payment of the legal fees. Therefore, together with the certified written at the foot of such copy that it is a true copy of such document or part thereof, as to the case may be, and such certificate shall be dated and subscribed by such officer with his name and his official title, and shall be sealed whenever such officer is authorized by law to make use of a seal, and such copies so certified shall be called certified copy. वो डॉक्यूमेंट जो किसी सरकारी ऑफिसर की कस्टडी में पड़ा हो, किसी सरकारी डिपार्टमेंट की कस्टडी में पड़ा हो, और वो किसी को चाहिए हो, किसी को जिसका उस डॉक्यूमेंट के साथ इंटरेस्ट हो, तो वो उसकी जो प्रिस्क्राइब करदा फीस है, जो मेंशन करदा सफिशिएंट फीस है, और वो फीस और उस डॉक्यूमेंट की कॉपी रिक्वायर्ड करने के लिए रिटर्न एप्लीकेशन देकर वो डॉक्यूमेंट या वो कॉपी हासिल कर सकता है ऑन इट्स ऑन एक्सपेंसेस। यानी जो भी उस कॉपी के एक्सपेंसेस होंगे, 50 रुपये बनेंगे, 100 बनेंगे, जो सरकारी फ़ीस होती है कॉपी की, वो देने के बाद वो अपने उस सरकारी डॉक्यूमेंट की कॉपी हासिल कर सकता है। ठीक है जी सर। अब आगे 88 proof of document by production of certified copies. Such certified copies may be produced in proof of the contents of public documents or part of public documents of which they purport to be copies. यानी ये जो सर्टिफाइड कॉपी होती हैं ये सरकारी डॉक्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं कि ये उस डॉक्यूमेंट की कॉपी है जिसकी बात की जा रही है, जिसके साथ उसको प्रपोर्ट या रिलेट किया जा रहा है। 89 ऐसे कभी किसी ने नहीं ना किया कि जो सरकारी डॉक्यूमेंट ना हो उसकी कोई टेस्टेड कॉपी दे देता, नहीं, जो करेगा वो फंसेगा, 420 में जाएगा। द फॉलोइंग पब्लिक डॉक्यूमेंट्स may be proved as follows: acts, order or notification of the federal government in any of its department or of any provincial government or any department of any provincial government by the records of the department certified by the copy heads of those departments respectively, or by any other document purporting to be printed by order of any such government
in proceeding of the legislature by the journal of the those bodies respectively or by published by acts or abstracts by copies purporting to be printed by order of the government concerned, the acts of the executive or by the proceedings of the legislature of a foreign country by journals published by their authority or commonly received in that country as the such or by a copy certified under the seal of the country or sovereign or by a recognition thereof in some federal act. The proceeding of the municipal body in Pakistan by a copy of such proceeding certified by the legal keeper thereof or by a printed book purporting to be published by the authority of such book body, public documents of any other class in a foreign country or by the original or by a copy certified by the legal keeper thereof with a certificate under the seal or a notary public or a Pakistan consul or a diplomatic agent that the copy is duly certified by the officer having the legal custody of the region and upon proof of the character of the document according to the law foreign country. बात यह है वो डॉक्यूमेंट वो चीज़ जो किसी डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की गई हो, किसी लेजिस्लेशन अदारे की तरफ से जारी की गई हो, किसी म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से जारी की गई हो, तो उस डिपार्टमेंट का जो कस्टोडियन है, जो बड़ा है, वो उसकी वेरिफिकेशन करता है क्या ये ट्रू है या नहीं है। बाकी जो लॉ की बुक्स होती हैं, जो फॉरेन लॉ की जजमेंट होती है, चाहे कोई फॉरेन, अब जो फॉरेन डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो कैसे वेरीफाई होते हैं, वो डिप्लोमेट एजेंट फॉरेन, वो जो हमारी एजेंसीज होती हैं, एम्बेसीज होती हैं, वो उनको वेरीफाई करती हैं। इधर से अब जो डॉक्यूमेंट फॉरेन को जाता है वो हम कैसे अटेस्टेड करवा के भेजते हैं, नोटरी पब्लिक के ऊपर स्टैंप वगैरह लगवा कर हम फॉरेन में कुछ डॉक्यूमेंट भेजते हैं, तो वो सारी उस चीज़ की वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, बात करते हैं 90 की, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट। आर्टिकल अब 90 है, ये किसको डील कर रहा है? प्रिजम्पशन। इसका मैं बताता हूँ, यही सारा कुछ बताना। प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स, प्रिजम्पशन का मीनिंग होता है जिस चीज़ को आप परज्यूम कर लेते हैं, तसव्वुर कर लेते हैं, मान लेते हैं। Presumption as to genuineness of certified copies. The court shall presume, कोर्ट क्या करती है? presume करती है, मान लेती है, every document purporting to be a certified certified copy of other document which is by law declared to be admissible as evidence of the any particular fact and which purport to be duly certified by any officer of the federal government or provincial government by the genuine. यानी हर वो कॉपी लॉ उसको जेन्युइन परज्यूम करेगा, तसव्वुर करेगा जो किसी भी सरकारी या सरकारी, चाहे सूबाई हो चाहे वफाकी अदारे की तरफ से जारी की गई हो। कोई भी अदालती कॉपी होती है, जब वो टेस्टेड कॉपी अदालत में दी जाती है, अदालत उस पर एतराज़ तो नहीं लगाती, क्योंकि उसको पता है ये मेरी ही अदालत से जारी हुई है। 91 Presumption as to document produced as a record of evidence. Whenever any document is produced before any court purporting to be a record or memorandum of the evidence or of any part of the evidence given by a witness in a judicial proceeding or before any officer authorized by law to take such evidence or to be a statement or confession by any prisoner or accused person taken in accordance with the law and purporting to be signed by any judge or magistrate or by any such officer as aforesaid the court shall presume. यानी वो डॉक्यूमेंट भी जो किसी अदालत में अदालती प्रोसीडिंग के दौरान एज ए एविडेंस, एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहीं भी यूज़ हुए हों, वो भी अदालत यही प्रज्यूम करेगी कि ये ओके हैं। 92 Presumption as to genuineness of document kept under any law. The court shall presume the genuineness of every document purporting to be a document directed by any law to be kept by any person if such document is kept substantially in the form required by law and is produced from proper custody. अदालत या गवर्नमेंट उस डॉक्यूमेंट को भी जेन्युइन प्रिज्यूम करेगी जो किसी लॉ डिपार्टमेंट की कस्टडी में पड़ा रहा। उसके बाद 93 Presumption as to maps or plans made by the authority of government. The court shall presume that maps or plans purporting to be made by the authority of federal government or any provincial government were so made and are accurate, but maps or plans made for the purposes of any cause must be proved to be accurate. यानी वो मैप्स, वो प्लान, वो चार्ट वगैरह जो गवर्नमेंट ने किसी प्रोजेक्ट के लिए बनाए हों
किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से जारी किए गए हों, अगर उनके मुताल्लिक कोई बात आ जाए तो लॉ यही प्रज्यूम करेगा ये मैप, ये प्लान ओके हैं, क्योंकि ये सरकार ने जारी किए हैं और सरकार ने किसी काम के लिए जारी किए हों। 94. Presumption as to correction of laws and report of decision. The court shall presume the genuineness of every book purporting to be printed or published under the authority of the government of any country and to contain any of the law of that country, and of foreign book, every book purporting to contain reporting or decision of the courts of such country. बात ये है, जितने भी डिसीजंस वाली बुक होती हैं, PLD, MLD, PLC, CR, SCMR या कोई फॉरेन कोर्ट की जजमेंट्स वगैरह भी होती हैं, लॉ यही प्रज्यूम करेगा कि ये एक प्रॉपर अदारे की तरफ से जजमेंट की बुक्स बनाई गई हैं, लिहाजा ये ठीक है, इसमें जो लिखा गया वो ओके है। Presumption as to power of attorney. The court shall presume that every document purporting to be a power of attorney and to have been executed before and authenticated by a notary public or any court, judge, magistrate, Pakistan consul or vice consul or representative of the federal government was executed and authenticated. हर वो डॉक्यूमेंट जो किसी पावर ऑफ अटॉर्नी जो है, जो किसी अदालत में पेश किया जाएगा, अदालत यही समझेगी ये पावर ऑफ अटॉर्नी अगर जारी हुआ है तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी ओके है, तो जारी हुआ है ना, तभी तो अदालत में पेश किया गया। 96. Presumption as to certified copy of foreign judicial record. The court may presume that any document purporting to be a certified copy of any judicial record of any country not forming part of Pakistan is genuine and accurate. यानी वो कोर्ट, वो डॉक्यूमेंट, वो रिकॉर्ड जो किसी फॉरेन अदालत की तरफ से जारी किया गया हो, लॉ यही प्रज्यूम करेगा कि ये डॉक्यूमेंट, ये रिकॉर्ड जो है ठीक है, क्योंकि ये फॉरेन जजमेंट की, फॉरेन कोर्ट की तरफ बनाया गया, उनकी तरफ से। Presumption as to books, maps and chart. The court may presume that any book into it may refer for information or matters of public or general interest, and that any published map or chart, the statements of which are relevant facts and which is produced for its inspection, was written and published by the person and at the time and place by whom or at which it purport to have been written or published. वो बुक, वो चार्ट, वो डॉक्यूमेंट जो किसी सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ से या अदारे की तरफ से जारी की गई है, उसको यही प्रज्यूम किया जाएगा कि वो ठीक है, एक्यूरेट, क्योंकि जितनी भी बुक्स प्रिंट होती हैं वो सरकार के तहत ही प्रिंट होती हैं। अब presumption as to telegraphic message. The court may presume that message forwarded from a telegraphic office to the person to whom such message purport to be addressed corresponds a message delivered for transmission at the office from which the message purport to be sent, but the court shall not make any presumption as to the person by whom such message was delivered for transmission. बात यह वो मैसेज, वो बात, वो सारी चीज़ें जो किसी टेलीग्राफिक मैसेज के जरिए डिलीवर की जाएंगी, वो भी प्रज्यूम की जाएंगी फलां डिपार्टमेंट से। अब हमें किसी डिपार्टमेंट से मैसेज आता है, मेल आती है, तो वो उससे प्रज्यूम की जाती है कि इसकी तरफ से हमें मेल आई। अब ये हमें नहीं कंफर्म होता कि वो बंदा कौन था, डिपार्टमेंट पकड़ा जाता है कि इस डिपार्टमेंट की आई, ठीक है। 99. Presumption as to the due execution of document not produced. The court shall presume that every document called for and not produced after notice to produce was attested, stamped and executed in the manner required by law. वो डॉक्यूमेंट भी जो लॉ की तरफ से रिक्वायर्ड किया गया था लेकिन उसको पेश नहीं किया गया, तो लॉ यही समझा जाएगा कि वो भी डॉक्यूमेंट ठीक था, ठीक है, मांगा गया है लेकिन पेश नहीं किया गया। 100. Presumption as to document 30-year-old, where any document purporting to or proved to by 30-year-old is produced from any custody which the court in the particular case consider proper, the court may presume that the signature and every other part of the such document which purport to be in the handwriting of any particular person is in that person handwriting, and in the case of a document executed or attested that it was duly executed and attested by the person by whom it purport to be executed and attested. यानी वो डॉक्यूमेंट, वो दस्तावेज जो 30 साल पुरानी बताई जा रही है कि ये 30 साल पहले इस बंदे ने इस नाम से ये जारी की गई थी, उसका कंटेंट, उसके सिग्नेचर, उसके तस्दीक कुनंदा सारे लॉ यही तस्वर करेगा कि ये ओके है, ये ठीक है। 101 आर्टिकल है हमारा 101। कॉपीज
certified copies of documents 30-year-old. The provisions of Article 100 shall apply to such copy of a document referred in the article as is certified in the manner provided in Article 87 and is not less than 30 years old, and such certified copy may be produced in the proof of the contents of the document or part of the document of which purport to be a copy. बात ये 30 साल पुराना कोई डॉक्यूमेंट है जिसकी कोई टेस्टेड कॉपी है तो लॉ यही तस्वर किया जाएगा कि ये कॉपी भी जो है उस डॉक्यूमेंट की जेन्युइन है, इस वजह से तो ये पेश की जा रही है जो 30 ईयर पुराना डॉक्यूमेंट हो। ये जी आर्टिकल थे हमारे 101 तक। इससे ऑनवर्ड हम इसके बाद पढ़ते हैं। तो अभी हमारे जो आर्टिकल हुए हैं वो कितने हुए हैं? 101।